हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि टैक्सेबल इवेंट रिपोर्टेड क्या है, टैक्सेबल इवेंट हमारा क्या है, सप्लाई। और हमने जीएसटी को कैलकुलेट करना है तो हमारा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दिया आपने पहले वाला टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छे से कर लिया है ना, तो बस ये आपको आ गया। बस इसमें सेक्शन ही चेंज है और हल्का सा फ़र्क है। ठीक है, गुड्स और सर्विस में क्या फ़र्क होता है हमें जो है ना, ये आपको पता ही है। बस इतना ही यहाँ पर सेक्शन में फ़र्क है। और जैसे मैंने वहाँ पे हमारे अंडर 4 टॉपिक थी, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है सर्विस के केस में। सर्विस के केस में सेक्शन 13 के अंदर यहाँ भी हमारे पास 4 टॉपिक हैं, उसमें भी थे अंडर फॉरवर्ड चार्जेस सेक्शन 13(2), वहाँ क्या था 12(2). यहाँ पर अंडर रिवर्स चार्जेस बेसिस मतलब वहाँ सेक्शन 12(2) था, 12(3) था, यहाँ पर है 13(3) है। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वोचर वहाँ था 12(4), यहाँ है 13(4). और यदि जब हमारे पास ये तीनों प्रोविज़न में कभी भी हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तब हम 4th टॉपिक यूज़ करते हैं, रेजिडुअल प्रोविज़न। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 13(5) के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, सेम ही है टॉपिक वो। यदि आपको वो आ गया, बस इसमें आपने ये पर टॉपिक तो लगी है ना। हम पहला टॉपिक कर लेते हैं डिस्कस अंडर फॉरवर्ड चार्जेस सेक्शन 13(2). जैसा कि आपको सभी को पता है, जो सर्विस मान लेते हैं फैक्ट्री से होलसेलर से रिटेलर को जा रही है, तो जब हम सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं, तो जब हमें सप्लाई ऑफ सर्विस की है तो उसका टाइम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 टॉपिक देख रहे हैं ना। तीनों टॉपिकों में जो भी डेट पहले आएगी, जो भी डेट पहले आएगी उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में भी ऐसे ही किया था ना, जो भी डेट हमारी क्या आ गई पहले आ गई उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आ गया, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, क्योंकि सप्लायर जो है वो क्या देता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस देता है ना। और साथ में यदि उसने सर्विस दी है तो उसके बदले क्या लेता है, पेमेंट लेता है। तो डेट ऑफ रिसीव्ड्स ऑफ पेमेंट, यदि ये थोड़ा सा अलग होगा पिछले से, जिस दिन सप्लायर ने सप्लाई की है सर्विस की, उस दिन इनवाइस इशू करती है। और कौन सी डेट आएगी, उसी सप्लायर ने जब पेमेंट रिसीव की है वो वाली डेट। उन दोनों में डेट जो कम आएगी, जो भी पहले आ गई, उसको वो वाली डेट लिख लेनी सेक्शन 13(2)(a) के अकॉर्डिंग। तो समझ गए आप। ठीक है, ये तब होता है जब इनवाइस विद इन टाइम हो जाता है। ठीक है, और ये दूसरा टॉपिक हमारा तब आता है जब हम इनवाइस विद इन टाइम इशू नहीं करते हैं। वही पहला बड़ा टॉपिक, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। कौन सी डेट, जो हमारे पहले पढ़ा ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, यदि वो पहली डेट को इशू नहीं करता है तो लीगली जो प्रोविजन बना हुआ है कि सप्लायर ने लास्ट डेट ऑफ द इनवाइस वो वाली आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट, क्योंकि सप्लायर ने जो पेमेंट रिसीव की है जैसे ये वाली है ना, तो उन इस दोनों डेट में जो पहले आ गई वो वाली डेट आपने यहाँ लिख देनी है। पर ये टॉपिक तब आएगा जब ये नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 13(2)(b) के अकॉर्डिंग। ये वही पहले वाला टॉपिक है जो हमने पहले पढ़ लिया है। और थर्ड क्या है, डेट ऑन विच द रिसीव्ड शोज द रिसीव्ड ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हमारे पास ये दोनों टॉपिक अप्लाई नहीं होते, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तब हम ये वाला टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, जिस दिन सप्लायर ने क्या किया है, डेट पेमेंट रिसीव की है वो वाली डेट। ठीक है, तो आप सारे समझ गए होंगे। इसमें इनवाइस वाली आ गई और पैसे कब रिसीव हुए, इसमें जो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग डेट आ गई और पैसे कब रिसीव किए, उसमें ये सीधा ही आ गया किस दिन पेमेंट रिसीव की हुई है। जो भी डेट पहले होगी उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया, क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ना, पहले टॉपिक में भी अंडर फॉरवर्ड चार्जेस सेक्शन 13(2) के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा अंडर रिवर्स चार्जेस बेसिस। रिवर्स चार्जेस बेसिस कब आता है, जब हमारी चेन में जो एक पर्सन है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है, तो अगले वाले को जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ आप माने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 13(3) के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी ऐसे ही है, हमारी डेट जो पहले आ गई उस दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक हमारा, रिवर्स चार्जेस बेसिस है। ठीक है, ये आ गई डेट, पहले डेट ऑफ पेमेंट। देखो मैंने जैसे मैं हूँ रिटेलर है ना, तो मैंने होलसेलर
कि नाम रजिस्टर्ड नहीं था, तो मैंने पेमेंट करनी है, मैं कौन हूँ, रिटेलर। तो जिस दिन मैंने उसको पेमेंट की है अपनी बुक्स की अकाउंट में, अपनी डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द रिसीप्ट्स, अपनी बुक्स में एंट्री की है, और या फिर मैंने उसको पेमेंट की है ना, मैंने होलसेल को पेमेंट की है वो वाली डेट अपनी बुक्स में एंट्री की है, या फिर जो पेमेंट की है उनकी जो डेट पहले आ गई उसको हम कहेंगे डेट ऑफ पेमेंट कहेंगे अंडर सेक्शन 13(3)(a) के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा क्या आगे, जिस दिन उसमें भी वैसे था, गुड्स के केस में हमारा क्या था 30 दिन, और हमारा सर्विस के केस, सर्विस आएगा, सर्विस के केस में हमने कहते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। जब होलसेलर रिटेलर को क्या देता है, इनवाइस इशू करता है ना, उसमें 30 दिन ऐड किए थे, यहाँ पर हम सर्विस के केस में कितने ऐड दिन कर दिए, 60 डेज। तो बस आगे सेक्शन 13(3) भी, यहाँ पर एक डेट आ गई, यहाँ भी एक डेट आ गई, जो डेट पहले आ गई उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे ना। नेक्स्ट है हमारा जैसे हमने अभी सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 13(3)(a) और सेक्शन 13(3)(b) के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करें, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सप्लाई। जो रिटेलर है जिस दिन अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ना, है ना, उस दिन क्या माना जाएगा, सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो समझ गए आप, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस किस दिन माना जाएगा, जिस दिन ऊपर वाले केसेस नहीं होते, जिस दिन वो बुक्स में क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। तो रिसीव्स ऑफ, तो ठीक है, 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ सप्लाई बाय वोचर। हम कैसे सप्लाई करते हैं, वोचर के थ्रू करते हैं, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 13(4) के अकॉर्डिंग। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोचर, जब हमने सर्विस दी ना, जब सब सप्लायर ने, होलसेलर ने जैसे रिटेलर को सर्विस दी, साथ में क्या दिया, वोचर दिया, तो जिस दिन उसने वोचर इशू किया उस दिन हमें क्या माने जाएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई माने जाएंगे। दूसरा, या फिर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ ऑफर, जिस दिन हमने अदर केसेस के केस में जब हम सप्लाई नहीं आइडेंटिफाइड कर पाते हैं ना, तो उसमें रिडम्पशन ऑफ वोचर को हम डेट ऑफ सप्लाई मान देंगे, ठीक है। तो वोचर वैसे ही सेम टू सेम है जैसे हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के गुड्स के केस में किया था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी वैसे ही है, लेकिन बस वहाँ पर 12(4) था, यहाँ 13(4) है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोनों टॉपिक आपके साथ साथ में चले हुए हैं। और ये वाला टॉपिक कब आता है, जो हमारा सेक्शन 13(2), 13(3), 13(4) में हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, तब हम ये वाला सेक्शन अपनाते हैं, क्या, रेजिडुअल प्रोविजन अंडर सेक्शन 13(5). तो इसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहला टॉपिक है डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जैसे कि जो हम हैं क्या क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं ना, जैसे आप सभी को पता है कि मैं रिटेलर हूँ ना, या मैं होलसेलर हूँ, तो मैं GST देता हूँ, तो मैं हर एक टाइम पीरियड के बाद रिटर्न फाइल करता हूँ, तो उस डेट को क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 13(5)(a) के अकॉर्डिंग, जो ऊपर वाला है ना उसके आगे ए लगा दो बस। और अदर केसेस में जिस दिन मैंने टैक्स में की पेमेंट की हुई है, ठीक है, उस दिन हम क्या मान लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा 90% सेम टू सेम ये वैसा ही है जैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये वो था पहले हमने कौन सा पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वहाँ पर सेक्शन 12 था, यहाँ पर सेक्शन 13 है। यदि आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 90% सेम ही चीज़ें ही हैं। तो आपने अच्छे ढंग से दो टॉपिक के आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे से ये सप्लाई वाला भी कर लेना, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है।